अब बुक्सा जनजाति तो पूरा हो गया। अब चलो अगला, अभी तक क्या किया तुमने? थारू और भूटिया, बुक्सा। अब जौनसारी टॉपिक डालो, जौनसारी जनजाति। अगले टॉपिक पे आओ, ठीक है। अब अगला डालो टॉपिक, जौनसारी जनजाति। अभी आपके पास 3 जनजातियां, 3 ट्राइब्स आप कर चुके हो हमारे राज्य में, 3 जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हो। अभी जौनसारी, अब इसके बारे में समझो पहले। देखो, जो ट्राइब्स के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे उनसे थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ेगा अभी। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा कि भाई हमारे राज्य के अंदर भूटिया जो है, बड़े ध्यान से समझना, जैसे भूटिया है ना, हमने कहा कि उत्तराखंड राज्य में भूटिया को जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अब क्या होगा ना कि उत्तराखंड में अगर कोई व्यक्ति भूटिया कम्युनिटी से संबंधित है, तब चाहे वो पिथौरागढ़ रहता है, चाहे देहरादून रहता है, चाहे कहीं भी रहता है, अगर भूटिया जनजाति है तो राज्य में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति जो भूटिया कम्युनिटी से है वह जनजातीय के अंतर्गत आएगा। ठीक बात, ये बात समझ में आई आपको? लेकिन या फिर जैसे मान लो हमने कहा थारू, तो थारू कहीं भी रह रहा हो ना उत्तराखंड में, कहीं का भी हो, उसको जनजाति का दर्जा प्राप्त है। पर जौनसारी जनजाति को पढ़ने से पहले एक बात दिमाग में ध्यान से बैठाओ कि जौनसारी कोई जाति थोड़ी ही है। जौनसारी जाति है क्या? जौनसार तो एक क्षेत्र का नाम है, समझना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे यहां से। जौनसार एक क्षेत्र का नाम है। 1950 के समय, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ, तब देहरादून जिले के इस पर्वतीय क्षेत्र में, ये देखो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, ये देहरादून है, और इसका ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इसको बोलते हैं जौनसार। ये जौनसार का क्षेत्र है। यहां पर जो भी लोग रहते हैं, जौनसार भाबर में निवास करने वाले लोगों को जौनसारी कहा जाता है। जौनसारी किसी जाति का नाम नहीं। तो यहां पर जो भी लोग रहेंगे वो सब लोग को जौनसारी कहा जाएगा। इसका मतलब समझना, इस जनजाति में को पढ़ते समय आपको व्यवस्थाएं थोड़ा सा अलग लगेंगी। जैसे भूटिया एक कम्युनिटी है, वो कहीं भी हो, उत्तराखंड में कहीं भी रहता हो, तो उसको जनजाति का दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन जिस समय आप जौनसारी के बारे में पढ़ रहे होंगे तो ये बात ध्यान रखना है कि जौनसारी एक जाति नहीं है, बल्कि जौनसार भाबर में निवास करने वाली जातियों का समूह है। सब लोगों को साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा? और यहाँ खुद की एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित है, पहले से ही यहाँ एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। तो जौनसारी जनजाति में उस सामाजिक व्यवस्था की वजह से हमें अन्य जनजातियों की तुलना में यहाँ पर चीजें थोड़ा सा अलग देखने को मिलेंगी। जैसे जनजातियों में जातिवादिता की व्यवस्था नहीं पाई जाती, जनजातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसी व्यवस्था नहीं होती है, पर यहां होगी ना, जौनसार में होगी, क्योंकि ये कोई जाति थोड़ी ही है, ये तो जौनसार भाबर का पूरा क्षेत्र है। मेरे बोलने का सबसे सरल भाषा में मतलब ये है कि 1950 में अगर मेरे दादा परदादा यहां पर रहते, अगर मेरे दादाजी यहां पर अपना मकान बना देते, यहां पर रह रहे होते, तो मैं भी जौनसारी कहलाता, मुझे भी जौनसारी कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाता। ये देखा गया कि जब संविधान लागू हुआ उस समय जो भी व्यक्ति यहां पर निवास कर रहा है वो सब का सब व्यक्तियों को जौनसारी कम्युनिटी के अंतर्गत रख दिया गया। तो अन्य जातियों से या अन्य जनजातियों की तुलना में जौनसार में थोड़ा सा कहानियां अलग होंगी, जैसे यहां जातिवादिता जैसी व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। ठीक है। जौनसारी जनजाति का मुख्य निवास स्थान कहां है? तो देहरादून का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसी को हम जौनसार कहते हैं। देहरादून का जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, उसी को जौनसार कहा जाता है। और जौनसार का जो तराई भाबर वाला क्षेत्र है उसको भाबर कहते हैं। एक है जौनसार मतलब बिल्कुल पहाड़ी एरिया, और भाबर का मतलब होगा, भाबर हमेशा किसको बोलते हैं? मैदानी क्षेत्र को। तो जौनसार का जो निचला क्षेत्र है, कालसी और उसके आसपास का एरिया जो भी होगा, उसको भाबर कहा जाएगा। तो सबसे पहले जब जौनसारी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो वहीं से टॉपिक अपने स्टार्ट करो। सबसे पहला पॉइंट हम क्या पढ़ते हैं? पहला पॉइंट हम पढ़ते उत्पत्ति, ओरिजिन। ठीक है, उत्पत्ति। जौनसारी जनजाति के बारे में सबसे पहले आपको पढ़ना है उत्पत्ति, ओरिजिन। मानव वैज्ञानिकों का कहना यह है कि जौनसारी समुदाय जो है वह खस समुदाय से संबंधित है। आप पढ़ते हैं उत्तराखंड को पहले क्या बोलते थे? खस देश। तो पहले खस देश हमारे देश को कहा जाता था, क्योंकि खसों का हमारे राज्य पर शासन हुआ करता था। तो अगर हम जौनसारी जनजाति को अपने राज्य में स्थापित वंशों के आधार पर देखें तो खस वो कम्युनिटी है जिससे जौनसारी जनजाति का संबंध माना जाता है। दूसरा, अगर स्थानीय परंपराओं के आधार पर चले तो जौनसारी जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? पांडवों के वंशज मानते हैं। पांडवों की बहुत सारी कहानियां हैं भाई जो जौनसार भाबर से जुड़ी हुई है। तो स्थानीय परंपराओं के आधार पर
जौनसारी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है, जबकि मानव वैज्ञानिकों के अनुसार जौनसार भाबर का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में उत्तराखंड पर शासन करने वाले खस समुदाय से संबंधित है। ठीक, एक एक करके आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। एक बात और समझो, जो जौनसार भाबर का क्षेत्र है ना, अगर आप उत्तराखंड को देखोगे तो ये देखो, ये यहाँ पर देहरादून है, और देहरादून का जो ये ऊपर वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं भाई जौनसार। अब आप जौनसार से अगर राइट साइड को चलोगे, इधर साइड को, तो यहाँ पर पुराने जमाने में एक राज्य था, उसका नाम था गढ़वाल राज्य। ठीक है, गढ़वाल के राजाओं की राजधानी होती थी श्रीनगर, और गढ़वाल पर राज करने वाले जो राजा थे वो थे परमार वंश के राजा। और फिर आप जौनसार से इस तरफ चले जाओगे तो इधर हिमाचल प्रदेश में जैसे ही जाओगे ना, तो यहाँ पर एक राज्य होता है, उस राज्य का नाम था सिरमौर। तो यहाँ सिरमौर नाम का राज्य था, उधर गढ़वाल नाम का राज्य था। अब गढ़वाल और सिरमौर के राजा आपस में लड़ते थे। शुरू में तो नहीं लड़े, पर जब बाद में महिपत शाह जैसे राजा आए ना, तो इनकी आपस में लड़ाई हो गई। तो जब भी गढ़वाल राज्य और सिरमौर राज्य के बीच लड़ाई होगी, तो वो लड़ाई होती कहां पे थी? तो यहाँ पे तो होती थी। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई होगी तो दिल्ली में थोड़ी होगी ना, बीच वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे कहीं हम। तो जब भी गढ़वाल और सिरमौर के राजाओं के बीच लड़ाई हुई तो लड़ने का स्थान कहां पर था? जौनसार। अब एक राजा हुआ गढ़वाल का महिपत शाह, उसने अपना सेनापति भेजा, लोधी रिखोला। तो ये लोधी रिखोला गया, यहाँ जौनसार में सिरमौर और गढ़वाल के राजाओं की लड़ाई हुई। उस समय जौनसार सिरमौर राजा के अंडर आता था। फिर गढ़वाल का राजा जीत गया, तो जैसे ही गढ़वाल का राजा जीता, उसने कहा कि अब जौनसार हमारा है, तो जौनसार को कहां डाल दिया? गढ़वाल में। अब जैसे ही जौनसार को गढ़वाल का हिस्सा बनाया, इस बात का मतलब क्या हो गया कि अब जौनसार के लोगों को गढ़वाल के राजा के द्वारा बनाए गए नियम, सामाजिक व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही जौनसार के लोगों ने क्या कर दिया? यहाँ का कल्चर अपना दिया। कुछ दिन में सिरमौर का राजा आया, उसने गढ़वाल के राजा को हरा दिया, उसने जौनसार को वापिस अपने में जोड़ दिया। अब उसने जौनसार के लोगों को क्या कह दिया? अब हमारी कला संस्कृति अपनाओ। तो अब ये सिरमौर की संस्कृति अपनाने लगे। फिर कोई गढ़वाल का राजा आया, और फिर गढ़वाल, कभी सिरमौर, गढ़वाल, कभी सिरमौर। तो इस वजह से क्या है कि जो जौनसार भाबर का क्षेत्र है, वहां की जो कला और संस्कृति होगी, वहां का जो कल्चर होगा, उसमें आपको गढ़वाल और सिरमौर दोनों ही राज्यों का समन्वय देखने को मिलेगा। कल्चर में कुछ चीजें यहां जैसी होंगी, कुछ चीजें यहां जैसी होंगी। जब भी हम बॉर्डर एरिया में जाएंगे तो वहां की कला संस्कृति पर दोनों ही राज्यों का प्रभाव पड़ेगा। तो उत्पत्ति तो हमने बेसिक बात को समझ लिया। तो दूसरी बात आप ये समझो कि जब मध्यकाल चल रहा था, मिडिएवल हिस्ट्री चल रही थी, तो मध्यकाल के समय ये जो पूरा का पूरा जौनसार भाबर का क्षेत्र था ना, वो कभी गढ़वाल, कभी सिरमौर, कभी गढ़वाल, कभी सिरमौर, ऐसे ही चलते रहा। फिर क्या हुआ भाई साहब? आए गोरखा। ये आप इतिहास पढ़ोगे ना आगे जाके, तब आप समझना इसको। फिर हमारे राज्य पर गोरखाओं ने आक्रमण कर दिया, 1790 में कुमाऊं पर, 1804 में गढ़वाल पर। तो जब गोरखाओं ने कब्जा किया तो गोरखा ने तो सब जीता। गोरखा बड़े बहादुर थे, पूरा जीत लिया, पूरा कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, सिरमौर सब जीत लिया। तो गोरखाओं का शासन रहा लगभग गढ़वाल पर 10 साल तक, कुमाऊं पर 25 साल तक। तो इस समय सब गोरखा के अधीन आ गए। गोरखा बड़ा अत्याचारी शासक होते थे, वो दौर चला। फिर 1815 में आए अंग्रेज। अब ये कहानी आप सुनना, 1815 में हमारे राज्य पर किसकी एंट्री हुई? अंग्रेजों की। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गोरखाओं को भगा दिया। अंग्रेजों ने जब गोरखा को भगाया, तो गोरखा को भगाने के बाद अंग्रेज अब ये पता कर रहे थे हमारे राज्य में कि कौन सी जमीन किसकी है। सबसे पहले अंग्रेजों ने गोरखा को भगाने के बाद पहली चीज पता करी कि कुमाऊं की जमीन किसकी है। तो पता चला कि कुमाऊं पर तो चंद राजा राज करते थे। तो अंग्रेजों ने कहा, आ जाओ, कौन है चंद राजा? तो चंद बचे ही नहीं थे, तो चंद राजाओं में कोई बचा ही नहीं था। तो अंग्रेजों ने देखा कि कुमाऊं की जमीन का तो कोई मालिक ही नहीं है, तो वो जमीन उन्होंने खुद रख ली। पूछा उन्होंने, ऐसा नहीं है, बताओ भाई ये जमीन किसकी है? तो सबने कहा है दीपचंद की। कहाँ है दीपचंद? मर गया, उसका बेटा था ही नहीं। और कौन? महेंद्र चंद। कहाँ गया? पता नहीं, पता ही नहीं है। तो कुमाऊं की सारी जमीन किसने रख ली? अंग्रेजों ने। अब आई बात गढ़वाल की। गढ़वाल जब उन्होंने गोरखा को भगाया तो पूछा जमीन किसकी है? तो गढ़वाल का एक राजा था सुदर्शन शाह, उसने कहा मेरी है। तो उन्होंने कहा ला पैसा, हमने तेरी जमीन से गोरखा को भगाया तो उसके बदले ला 10 लाख रुपए दे। तो गढ़वाल का राजा उनको पैसा दे नहीं पाया, तो इसलिए उन्होंने गढ़वाल के राजा से आधी जमीन ले ली। टिहरी और उत्तरकाशी तो मिल गया राजा को, और पौड़ी चमोली की जमीन किसने रख दी? अंग्रेजों ने, क्योंकि वो लड़े थे ना, उन्होंने गोरखा भगाए थे, तो वहां से जमीन ले ली। जिस समय अंग्रेजों की एंट्री हुई तब जौनसार भाबर सिरमौर राज्य के अंतर्गत आता था। अब यहां से भी उन्होंने भगाया अंग्रेजों ने गोरखा को। तो अब उन्होंने पूछा कि हाँ भाई ये जमीन किसकी है पूरी की पूरी? तो सिरमौर के राजा ने कहा मेरी है। तब उन्होंने सिरमौर के राजा को कहा ला 10 लाख रुपए दे। सिरमौर के राजा ने दिमाग से काम चला,
सिरमौर के राजा ने कहा मैं दे दूंगा, मना नहीं कर रहा, मैं दे दूंगा। कितना देना है? तो उन्होंने कहा 25 लाख रुपया देना है। सिरमौर के राजा से 25 लाख रुपए मांगा गया कि 25 लाख दो और इस जमीन को तुम रखो। अब जो टीरी वाला राजा था उसने साफ मना कर दिया, सुदर्शन शाह ने कहा, उसने कहा मेरे पे नहीं है, तो आधी जमीन देनी पड़ी। और सिरमौर के राजा ने कहा कि 25 लाख देने हैं, मां कसम मैं दूंगा आपको, थोड़ा टाइम दे दो मुझे। तो 25 लाख पर यह शर्त हुई कि सिरमौर का राजा 25 लाख रुपए दे और इस जमीन को रख ले। ठीक है, ये थी शर्त। अब सिरमौर के राजा ने दिया ही नहीं, कई साल तक दिया ही नहीं। तो 1815 ईस्वी में, सुनो मेरी बात को समझना, 1815 में जब अंग्रेज आए तब सिरमौर के राजा ने कहा कि ठीक है मैं आपको 25 लाख दे दूंगा। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है जल्दी दे देना, जिस दिन दोगे उस दिन ये जमीन तुम्हारी है। अब 1815 ईस्वी के बाद ये जो जौनसार भाबर का क्षेत्र है, यहां पर कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। लेकिन अंग्रेजों को ये पक्का है ना कि ये जमीन हमारी परमानेंट नहीं है, किसी भी दिन सिरमौर का राजा पैसा ला सकता है, उस दिन ये जमीन वापस देनी पड़ी। इसलिए जब जौनसार भाबर 1815 में अंग्रेजों के अधीन आया तो अंग्रेजों ने क्या व्यवस्था लॉन्च करी कि यहां के लिए हम कोई स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लागू कर रहे, हम अलग से कोई व्यवस्था नहीं बना रहे। क्यों नहीं व्यवस्था बना रहे? इसलिए व्यवस्था नहीं बना रहे हैं क्योंकि इस जमीन का कोई भरोसा नहीं है ना, कभी भी राजा पैसा देगा जमीन लेकर के चले जाएगा। इसलिए जौनसार भाबर में उन्होंने क्या व्यवस्था लॉन्च करी कि जैसा चलता आया है वैसे ही चलाओ। आपके यहां पर शासन कैसे चलता है? तो उन्होंने कहा सर सयाना होता है गांव में, वो शासन चलाता है। तो अंग्रेजों ने कहा चलाओ फिर तुम ही चलाओ। तो सयाना का शासन ही कंटिन्यू रहा, वही व्यवस्था हमारे राज्य में कंटिन्यू रही, लंबे समय तक यही व्यवस्था चली। अब ना 1828 में सिरमौर के राजा ने अंग्रेजों को कहा मैंने दे रहा 25 लाख, मेरे पास नहीं है। पर कहा कब? 1828। तो आप देखो 1815 से और 1828 तक जौनसार भाबर पर अंग्रेजों ने कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं बनाई वहां की। क्यों? क्योंकि उनको पता था कभी भी राजा पैसा लाएगा ये जमीन वापस देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा जो व्यवस्था चलती आ रही है वही व्यवस्था चलाओ, चेंज नहीं करो उसमें, वही चला। लेकिन 1828 में जब राजा ने कह दिया मेरे पास पैसा नहीं है, तब अंग्रेजों ने इस जमीन को अपने हिसाब से प्रशासित किया। कैसे? तो जौनसार के अंदर उन्होंने चक्रौता नाम की एक तहसील बनाई और जौनसार को चक्रौता तहसील में ऐड कर दिया। पर सबसे मजेदार बात क्या हुई कि 1815 से लेके 1828 ईस्वी तक इस पूरे टाइम पीरियड में अंग्रेजों ने एक चीज देखी कि जो जौनसार भाबर का व्यक्ति है, यहाँ का जो आदमी है ना, वो बड़ा शरीफ सा व्यक्ति है, उसे कोई मतलब नहीं देश दुनिया से ज्यादा। वो बेचारा सुबह उठता अपना खेती बाड़ी करता है, पशुपालन करता है, खत्म कहानी। अंग्रेज जब उसके घर पे जाता है तो जौनसार भाबर में तो अतिथि सत्कार बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो अंग्रेजों का बड़ा मेहमान की तरह उनका पूजन कर रहे हैं बिल्कुल। तो अंग्रेजों ने कई बार पूछ भी लिया, भाई सुनो यार, भाई जौनसार वाले भाई सुन, तो जब भारत के लोग हमारे खिलाफ लड़ेंगे तो तुम भी लड़ेंगे? उन्होंने कहा पागल है कि भाई हम क्यों लड़ेंगे, हमारे खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बड़े शरीफ लोग हैं, इनको अपने डायरेक्ट शासन में रख के क्या फायदा। अंग्रेज कब्जा वहां करेगा जहां उसको लगता है ये लोग हमारे खिलाफ लड़ेंगे कल के दिन। जहां उसको लगता है शांत क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं नहीं बनाई। इसलिए 1828 के बाद भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने जौनसार में उन्हीं व्यवस्थाओं को लागू रखा जो व्यवस्थाएं पहले से चलती आ रही थी। मेरे बोलने का मतलब है सयाना शासन, नहीं तो सयाना का शासन खत्म कर देते ना। पर उन्होंने कहा शरीफ लोग है, कोई दिक्कत नहीं, इन समय कोई खतरा नहीं है, ये तो बड़े मेहमान नवाजी वाले लोग हैं। और जौनसार भाबर वैसे भी ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों की घूमने की जगह हुआ करती थी, उनके बड़े डाक बंगले बने थे, तो वो जाते अपना पिकनिक मनाने वहां पर। तो 1828 के बाद वैसे तो जौनसार अंग्रेजों के प्रशासन में आ गया, पर अंग्रेजों ने वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ फेरबदल नहीं किया। जैसे कुमाऊं में होता ना, कुमाऊं कमिश्नर, ऐसा कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, कुछ नहीं। जो व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही थी उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार वहां का शासन चला। तब इस पूरे क्षेत्र को जौनसार कहा गया और आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद इस संपूर्ण क्षेत्र को जनजाति का दर्जा मिला। एक दो प्रश्न हैं जिन पर चर्चाएं होती है। जैसे जौनसार से ऊपर आप चले जाएं तो उत्तरकाशी में एक क्षेत्र है बंगाण, है ना, और उत्तरकाशी में एक क्षेत्र है रवाई, और टिहरी में एक क्षेत्र है जौनपुर। ये वाले जो एरिया है ना 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों क्षेत्र यमुना और टॉन्स नदी घाटी में स्थित क्षेत्र है। तो अब हुआ क्या ना, जो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, 1967 में जब जनजाति का दर्जा दिया गया तो उसमें देखो इनको ऐड नहीं किया गया, है ना। मांग तो ये थी कि संपूर्ण यमुना नदी घाटी को आप जनजाति का दर्जा दे दो, परंतु 67 में जनजाति का दर्जा सिर्फ किसको मिला? जौनसार, रवाई, बंगाण और जौनपुर इससे छूट गया।
उन्हें बाद में ओबीसी डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन उन्हें जनजाति का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। तो ये ओवरऑल छोटा छोटा आप इतिहास समझो। अब फिर जौनसार भाबर की जनजाति के बारे में आप अध्ययन करो। तो आ जाओ, सबसे पहले आपने देखा कि जौनसार भाबर की जो जनजाति है इसे हम जौनसारी कहते हैं, इसके अलग अलग क्षेत्र बने हुए। अब आप टॉपिक डालो सामाजिक व्यवस्था, जौनसार भाबर की सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, एक एक करके जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। सबसे पहले जौनसारी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहली बात, जौनसारी जनजाति में समाज कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक होता है। मातृसत्तात्मक समाज तो सिर्फ कहां है? बस थारू में ही है, बाकी सब जगह तो समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। ठीक है, जौनसारी जनजाति में समाज पितृसत्तात्मक होता है। बाकी सेम बातें जैसा अभी तक चलता आ रहा था, सब कुछ वैसा ही, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। एक बात अलग है, जातिगत व्यवस्था है, जातिगत सामाजिक व्यवस्था है ना? क्योंकि 1967 में जब सरकार ने जौनसार को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया, उससे पहले ही वहां खुद की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है ना, अपनी खुद की सामाजिक व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था पहले से बनी हुई है ना, पहले से बना रखी सयाणाओं के शासनकाल में। तो जौनसारी हमारे राज्य की एक ऐसी जनजाति है जहां पर पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं पाई जाती है और जातिगत सामाजिक व्यवस्था यहां देखने को मिलती है। जैसे राजीवाजी है ना, उधर कुछ भी ऐसा नहीं है, जातिगत सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिलती है। बाकी सारी बातें, वो सारी प्रॉब्लम जो हमारे राज्य की प्रॉब्लम्स है वो यहाँ भी होंगी। बाल विवाह की प्रथा, हाँ जी सर होगी। लिंगानुपात का कम होना, हाँ जी सर यहाँ भी होगा। सब कुछ एक जैसे। ठीक है, चलो एक एक करके आप टॉपिक करो। सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था में आओ विवाह पर। जौनसारी जनजाति के अंदर विवाह, सबसे पहले टॉपिक पे आओ। जौनसारी जनजाति के अंदर विवाह, शादी। ठीक है, सबसे पहले शादी। देखो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी यहां पर, समझना। जौनसारी जनजाति के अंदर विवाह, विवाहों को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, विवाह जो है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी में ऐसे विवाह जो साधारणतः या सामान्य स्तर पर जो विवाह होते ही है, एक ऐसा विवाह जहां पर दूल्हा अपनी बारात लेकर के जा रहा है और दुल्हन के घर चले जाए, है ना, जैसे नॉर्मली शादी होती है, उनको इधर लिखते हैं। लेकिन जौनसार भाबर में प्राचीन काल से एक विवाह की व्यवस्था प्रचलन में है जिसको बोलते हैं जो जोड़ा। जो जोड़ा आपने नाम सुना है? जो जोड़ा विवाह का एक प्रकार है जो जौनसार भाबर में प्रचलन में है। और जो जोड़ा विवाह किसे कहते हैं? तो जौनसार भाबर में विवाह की वह प्रथा जिसमें लड़की वाले बारात लेके सीधा लड़के के घर आ जाते हैं, है ना। वैसे तो बारात लड़के के घर से लड़की जाती है, लेकिन एक विवाह का वह प्रकार जिसमें लड़की वाले बारात लेके लड़के के घर पे चले जाए उसे कहते हैं जो जोड़ा विवाह। तो जो जोड़ा विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो जौनसारी जनजाति में जो जोड़ा विवाह होते हैं। अब इनके पीछे के लॉजिक आपको समझने, पहले प्रकार का विवाह है जो जोड़ा। चलो दूसरा वो नॉर्मल शादियां हैं जैसे जिनमें लड़के वाले बारात लेके लड़की के घर चले जाए। अब विवाह की ये इतनी व्यवस्थाएं बनी क्यों है इसके बारे में पहले आप समझो कि भाई उत्तराखंड में ना शादियां जब हो, किसी भी क्षेत्र में जब शादी हो, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जौनसार भाबर के विवाह बहुत खतरनाक होते हैं ना। खतरनाक मतलब बहुत गजब के। जौनसार भाबर में विवाह बहुत साधारण चीज नहीं है, वो एक ठीक ठाक चीज है। हम अपने दोस्त की शादी में गए, एक सर थे जौनसार के, उनके वहां पर शादी में गए, तो मैं बोला यार गुरुजी हमारे गांव में तो आज तक नहीं हुई ऐसी शादी। तो सर कह रहे थे यार नॉर्मल हो रही है, मेरी शादी ना बहुत अच्छी है, मेरे भाई की शादी में आप आते। मैं बोला ये नॉर्मल है क्या शादी? हम जैसे यहाँ से गए तो हमारे साथ कुछ और टीचर भी थे जौनसार के, हम जब उनके साथ गए कालसी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। कालसी के बाद जितने टीचर हमारे साथ बैठे हुए थे ना, उन्होंने मैं 1 रुपया जेब से नहीं निकालने दिया। वो कह रहे सर आप हमारे मेहमान हो। हमने कहा मेहमान है पर इतने भयंकर? फिर उन्होंने कहा बताओ क्या चाहिए तुम्हें, एक टॉफी से लेके कुछ भी चाहिए, अब तो हमारे मेहमान हो। फिर हम गांव में पहुंचे जहां बारात थी, सारे गांव वाले स्वागत कर रहे हैं, जो हमें नहीं भी जानते वो भी हमारा वेलकम कर रहे हैं। फिर बारात में पहुंचे, चिकन और मटन हिला रहा हर कोई ना। मैं बोला कहाँ बन रहा है ये इतना सारा ना? हमारे गांव में भी बनाते हैं शादी में, ऐसा नहीं चिकन मटन बनाते हैं हमारे गांव में, लेकिन चिकन मटन बनाने के बाद हमारे गांव में 2 आदमी डंडे वाले खड़े कर देते हैं। वहां डंडा वाला आदमी खड़ा रहता है वहां पे, जैसे चिकन निकालो तो तीसरा पीस निकाल के दिखा तो मार सकेगा, दुई दुई पूरा गांव को देना है, थोड़ा सा रहता ना। वो इधर नहीं जौनसार में ऐसी व्यवस्था। जौनसार में चिकन पे पहले चिकन ला रहे, वो जी भर के चिकन खा दिया, अब ला रहे मटन। अब ये भी है क्या? अरे अभी तो देख बोलो मास्टर उधर
फिर उधर गए तो पूरे गांव के लोग उधर बैठे हुए हैं, पूरे पंगत लगा करके, और खूब बेहतरीन प्रकार से विवाह हो रहा है। तो साधारण विवाह नहीं होते, विवाह बहुत उच्च स्तर के होते हैं। तो विवाहों की उच्च स्तरीय होने की वजह से अब समाज में एक ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई। देखो, अगर शादी बहुत उच्च स्तर की होगी ना, अगर आप सोचो किसी समाज में जब विवाह हो रहे हैं और उस विवाह में हमने कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं बना दी, जैसे नॉर्मली समझो कि आज के समय जब तुम्हारी शादी होगी तो आप अपने विवाह में किन किन चीजों को कंसीडर करोगे। मैं नाम कह रहा हूं, आप बताओ हाँ या ना। क्या आप अपनी शादी में बैंड बाजा रखोगे? और अगर कह दिया किसी ने कि बैंड बाजा नहीं, तो नाराज होंगे ना, तुम पागल है क्या भाई, यार बैंड बाजा चाहिए भाई, मेहंदी वाला चाहिए ना, ऐसा चल जाएगा। पहले ना माचिस की तिल्ली से लगाते हो, तुम लगवाओगे? पागल हो क्या भाई ना, हमें भाई मेहंदी वाला भी चाहिए और जयमाला भी होनी चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, दूल्हा के लिए अलग गाड़ी। पहले शादियों में गाड़ियां नहीं होती थी, यहाँ वो तो था जब दूर जाना हो ना, तो जो गाड़ी थी ना, बस की सबसे फ्रंट सीट पे दूल्हा बैठता था, फ्रंट वाली सीट पे, देखा है तुमने? पहले सबसे आगे दूल्हा, उसके साथ एक छोटा दूल्हा बना, चलो रे चल रहा मतलब ना। तो क्या आप उस व्यवस्था को अपनाओगे? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे समाज में नियम बने, शादी में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो आप लोग उसको कोशिश करोगे कि मेरे विवाह में भी ये सारी चीजें हो। तो लड़के के मामले में तो ज्यादा टेंशन नहीं है, पर एक लड़की का पिता यदि आर्थिक रूप से कमजोर है तो शादी करने वाले लड़का और लड़की यदि आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनके ऊपर विवाह का कितना बड़ा प्रेशर रहेगा। एक पिता जिसको अपनी बेटी का विवाह करना हो, वो बचपन से अपनी बेटी के लिए पैसे जुटाए जा रहा है। क्यों? क्योंकि विवाह की सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी बनी है कि भाई विवाह में 8-10 लाख रुपया खर्चा होता है। तो अब मान लो कि नहीं है कोई ऐसा, तो इसलिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई गई जिसको क्या कहा गया, जो जोड़ा विवाह में क्या होता था प्राचीन काल में। इस विवाह में क्या होता, प्राचीन काल में लड़के वाले लड़की के घर जाते और लड़के वाले लड़की के घर 1 टका दे देते। टका बेसिकली 1 रुपए की तरह एक यूनिट थी पहले। तो लड़के वाले लड़की वालों को 1 टका दे देते और ये मान लिया जाता कि बस आपने दे दिया ना 1 रुपया, हो गया शादी तय। अब आप ना वहां से बारात लेके मत आओ, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा ना। आप बारात लेकर के आओगे, फिर यहाँ हम सारा अरेंजमेंट करेंगे, फिर शादी होगी, फिर आप वापस जाएंगे, तो लंबा चौड़ा खर्चा है। इससे बढ़िया आपने 1 टका दे दिया, टका देते यहाँ विवाह तय हो गया, अब आप वहीं रहो, हम दुल्हन को खुद ही आपके घर पे ले जाते हैं। ताकि सामाजिक व्यवस्थाओं में जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है वो भी सामाजिक नियमों का अनुपालन कर सके। इसलिए कौन सा विवाह आया, जो जोड़ा। इसको प्राचीन काल में बोलते थे टका का विवाह, क्योंकि 1 टका देकर के यह विवाह हो जाता था। इसलिए जो जोड़ा विवाह को प्राचीन काल में टका का विवाह कहते हैं। टका समझ रहे, 1 रुपया मतलब एक हिसाब से, ठीक है। तो टका का विवाह इसे प्राचीन काल में कह दिया जाता था। तो ये तो पहला ये वाला विवाह है जिसमें लड़की वाले बारात लेकर के लड़के के घर जाए। दूसरे प्रकार वो विवाह के हैं जहां लड़के वाले बारात लेके लड़की के घर जाए। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार के विवाह को बोलते हैं बेबी की, दूसरा विवाह होता है बोई दूध की, और तीसरे प्रकार का विवाह जो होता है उसे बोलते हैं बाज दिया। बाज दिया ये स्तर के आधार पर है। अगर विवाह सामान्य है, सामान्य सिंपल शादी है, तब उसको बोलते हैं बेबी की। अगर विवाह मध्यम स्तर का है तो उसको बोलते हैं बोई दूध की। और अगर उच्च स्तर का विवाह है तो उसको बोलते हैं बाज दिया। तो नॉर्मल है ना, बस नाम याद रखने। ऐसे ही तो होती है शादी। किसी भी क्षेत्र में शादी करोगे तो शादी के 3 ही तो प्रकार होंगे। एक कि भाई शादी कैसी भी तुम्हारी भयंकर खतरनाक, गुरुजी में शादी में 20 लाख लग गए तो बाज दिया हो गए, 20 लाख का शादी कर दिया, है ना। तो उच्च स्तर का विवाह। हाँ जी ठीक ठाक है, मतलब 5, 8, 10 लाख रुपए में शादी हो गया बोई दूध की। सामान्यतया शादी कर दी 1-2 लाख रुपए में पूरा अरेंजमेंट हो गया, तो उसको बेबी की कहते हैं। तो जौनसार भाबर में सबसे पहले विवाह की प्रथाएं, एक को तो अलग ही रख दिया जो जोड़ा विवाह। इसमें लड़की वाले बारात लेकर लड़के के घर जाते, उसे जो जोड़ा कहते हैं। और अन्यथा यहां पर विवाह के 3 प्रकार है। तो विवाहों के प्रकार आपके पास हर जनजाति में आ रहे हैं। थारू जनजाति में विवाह के प्रकार काज और डोला। बोक्सा जनजाति में विवाह से पहले टेस्ट, परीक्षा, मां को पैसा दो। और आपने पढ़ा भूटिया में 2 प्रकार के विवाह होते हैं। कौन? तत्सत और दमोला। एक बिना लड़के की हो जाती शादी, दमोला। ऐसे ही जौनसार भाबर में विवाह के 3 प्रकार है, बेबी की, बोई दूध की, बाज दिया। यह सामान्य स्तर का है, मध्यम स्तर का है, ये उच्च स्तर का है। यमुना नदी घाट में विवाह ना बड़े उच्च स्तर के होते हैं। हमारा स्टूडेंट मुझे अपनी शादी में इनवाइट किया, अभी नाम भूल गया मैं उसका, जौनसार भाबर से एक लड़का आता था और हमारा पुराना स्टूडेंट था। उसने कहा सर हमारी शादी है, आप जरूर आना। हालांकि मैं जा नहीं पाया, लेकिन शादी के बारे में जब उसने बात बताई मुझे
तो उसने कहा सर 56 तो हमने बकरे ला रखे हैं चिकन के लिए, मटन के लिए ना, 56 बकरा कटेगा। बोल 56, हमारा गाँव एक में निपट जाता पूरा, तभी तो 2-2 पीस वाला है ना सिस्टम। चलो 56 बकरे काटेंगे, हम 2 भाई है, दोनों भाई की एक ही साथ शादी हो रही है। क्यों भाई जी, इतने उच्च स्तर का विवाह हो रहा है ना, 2 बार थोड़ी ऐसा खर्चा अफोर्ड कर पाएंगे, एक ही बार कर लो बड़े धूम धड़ाके से, तो उसको बोलते हैं बाज दिया। अगर मध्यम स्तर का है तो उसको बोलते हैं बोई दूध की, और सामान्य स्तर के विवाहों को क्या कहते हैं, फेरी की। तो समाज पितृसत्तात्मक है, जातिगत सामाजिक व्यवस्थाएं और विवाह के प्रकार जौनसार भाबर की जनजाति में ये पाए जाते हैं। एक बात तो इसको याद रखो। अब एक कहानी को समझना, जहां से उत्तराखंड की सभी जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिलाने में जौनसार भाबर का एक महत्वपूर्ण रोल है। क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर ना बलदेव सिंह आर्य जो है, ये उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक साहब थे, ठीक है। 1955 और 56 में क्या हुआ कि बलदेव सिंह आर्य जब विधानसभा से बाहर आ रहे थे तो एक व्यक्ति दौड़ के इनके सामने आया, उसने अपने ऊपर भाई मिट्टी तेल डाल दिया, वो खुद को आग जलाने वाला था। बलदेव आर्य ने जब पूछा कि भाई कौन हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं जौनसार भाबर से आया हूं। तब हम उत्तर प्रदेश में थे, तो उसने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में जौनसार भाबर से आया हूं, जौनसार भाबर में मैं कोल्टा जाति से संबंधित हूं और हमें जौनसार भाबर में बंधुआ बना करके रखा जाता है। और अब ये पूरा उत्तर प्रदेश में इस चीज पर चर्चा हुई। बलदेव सिंह आर्य ने यह प्रश्न उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा उत्तराखंड में जौनसार भाबर एक क्षेत्र है, तब उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश था, और वहां पर कुछ लोगों को जबरदस्ती बांधकर बंधुआ बनाया जाता है। तो बड़ी बात उठी कि बंधुआ है क्या, मतलब ये व्यवस्था आई कहां से और कैसे आई। तो अब आप सामाजिक व्यवस्था में अगली बात समझना कि जौनसार भाबर में जो सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है, उस सामाजिक व्यवस्था में प्राचीन काल में वहां पर क्या था, तो आप अगला पॉइंट लिखो, बंधुआ मजदूरी। जौनसार भाबर में प्राचीन काल में जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसमें वहां पर बंधुआ मजदूरी की प्रथा पाई जाती थी। बंधुआ मजदूरी का प्रचलन किस जनजाति में था, तब आपका आंसर होगा जौनसारी जनजाति में था। अब आप इसको बात को समझना जरा, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को बांधकर मतलब उसको एक प्रकार से आप डिटेंशन में रख दो और वो व्यक्ति आपके घर पर जीवन भर बिना पैसे के काम करे, उसे बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। अब तो भारत सरकार ने इसे अपराध घोषित कर दिया, पर प्राचीन काल में जौनसार भाबर में बंधुआ मजदूरी की प्रथा पाई जाती थी। अब सुनो मेरी बात, जो बंधुआ मजदूरी है, ये बंधुआ मजदूरी 3 रूपों में जौनसार भाबर में देखने को मिलती थी। बंधुआ मजदूरी के कितने रूप प्रचलित थे, 3 रूप। या फिर कितने प्रकार के बंधुआ होते थे जौनसार भाबर में, तब आप कहेंगे 3 प्रकार के बंधुआ हुआ करते थे। ये बंधुआ है क्या, इसको आप बेसिक तरीके से समझो। मान के चलो कि किसी गांव में कोई जमींदार है। अब आप ये देखो, ये गांव का जमींदार है, ए नाम का एक व्यक्ति आया जमींदार के पास। इस ए ने जमींदार से पैसे मांगे, इसे पैसों की जरूरत है। तो ए ने जमींदार को कहा सर मुझे पैसे दे दो। आप कितने पैसे दो, मान लो ए ने कहा सर आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मैं इतने समय में आपके पैसे वापस चुकता कर दूंगा। अब क्या हुआ कि ए जमींदार से पैसा लेकर के गया, 5 लाख रुपए उसने जहां इन्वेस्ट किए वहां इन्वेस्ट किए, और अब ये ए इसके 5 लाख रुपए वापस नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति में जमींदार ए का क्या करे, समझो। हाँ, ए ने जमींदार से 5 लाख रुपए लेके गया, अब ए ने पैसे गंवा दिए हो गए, अब उसके बाद है ही नहीं पैसे। अब जमींदार के पास क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप जमींदार मानो खुद को, आप बताओ क्या करोगे। ऑप्शन नंबर 1, जमींदार ए को पीटे मारे, पहला ऑप्शन। आप इसके साथ जाओगे, मैं उसको मारता हूं, ये तो कहेगा ना मार मार मेरे को 5 लाख के बराबर मार, मारते रहा जमींदार ने 15 दिन तक मारते रहा उसको। 15 दिन बाद पैसे मिले क्या, पैसे थोड़ी मिले, मारने से पैसे थोड़ी मिलेंगे। तो पहली बात है कि मारने से क्या होगा। दूसरी बात, पुलिस कंप्लेंट कर दो, जेल में डालो, पैसा मिला तब भी, पैसा तो नहीं मिला ना, इसको सजा मिल गई। अब कोई व्यक्ति अगर हो, कोई दिमागदार व्यक्ति हो, भारत के सबसे ज्यादा दिमागदार लोग है ना, सबसे ज्यादा दिमागदार लोग इंडिया में, मतलब ऐसे ही मैं कॉमेडी करने के लिए बोल रहा हूं, पर समझ करना मत ऐसा, पर भारत के जो सबसे ज्यादा दिमागदार लोग है ना, वो डकैत बन जाते हैं, डकैत, रॉबरी वाले लोग क्या किए, किसी बड़े इंस्टीट्यूट पर या किसी बड़े संस्थान पर उन्होंने डकैती डाली। कुछ दिन पहले देखा आपने, देहरादून में एक ज्वेलर्स ही लूट लिया पूरा। अब वो ज्वेलर्स को लूट लिया, जब ज्वेलर्स को लूटा तो वहां कितना खजाना मिला, करोड़ों का भाई, पता ही नहीं है।
तो मान लो कि वहां से उन्होंने 100 करोड़ का सोना लूट लिया। अब उस 100 करोड़ के सोने को ठिकाने लगा दिया, कहीं भी छुपा दिया। पुलिस ने उनको पकड़ा, पकड़ो भाई जी। उसके बाद चला उन पे मुकदमा, चलाओ जी। मुकदमा चलने के बाद उन्हें 7 साल जेल में रख दिया। कोई बात नहीं, रखो। 7 साल बाद जब वो बाहर आएगा ना, तो अपना खजाना कितने करोड़ का था। अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि 100 करोड़ मिलेंगे तुम्हें, उसके बदले 7 साल जेल में रहना है, मंजूर तुमको कि नहीं मंजूर? जैसे मुझे तो मंजूर है, क्योंकि अगले 7 साल में मुझे पता है 100 करोड़ वैसे भी नहीं आने वाले। तो जब बात पैसे की हो ना, तो उसकी रिकवरी बड़ी कठिन हो जाती है, बहुत कठिन। 5 लाख ले गया ए, वापिस नहीं दे रहा है, तो ये इसको मारे, उससे पैसे की रिकवरी नहीं, पुलिस में नहीं। तो ऐसे में ये जमींदार क्या करते, अब क्या करेंगे, इस ए को पकड़ के अपने घर में डिटेंशन में डाल दिए और इस ए को बंदुआ बना दिया। अब काम कर बेटा तू अब मेरे यहाँ, तो पूरा जीवन भर आप इसके घर में काम करो। तब वो सोचेगा कि अब पूरा जीवन काम किया किया किया, अभी मरने की कगार में आ गया। तो जमींदार ने क्या किया, अब ए का जो बेटा होगा बी, चल बेटा तू भी कर, तो तेरे पापा ने लिए थे 5 लाख, काम किया 1 लाख का, 4 लाख बच रखे, अब तू निपटा पापा का कर। फिर बी ने पूरे जीवन काम किया, तब बी ने काम किया तो उसका बेटा सी, उसका बेटा डी, ये सब वंशानुगत इसी जमींदार के घर में काम करते थे। इसको बोलते थे बंदुआ मजदूरी। बांध करके उस व्यक्ति को अपने घर में रखा जाता था। तो कौन सी जनजाति है जिसमें बंदुआ मजदूरी की प्रथा थी? जौनसार में बंदुआ के कितने रूप देखने को मिलते? तब आंसर होगा 3। देखो, पहले प्रकार का जो बंदुआ होता था, पहले प्रकार का जो बंदुआ होता था जौनसार भाबर में, उसे कहते थे मुंडित। मुंडित जौनसार भाबर के पहले प्रकार के बंदुआओं को कहा जाता था मुंडित बंदुआ। क्या होता है मुंडित बंदुआ? देखो सुनो, फिर से उसी उदाहरण को समझो। ये जमींदार है, ठीक है, सुनो, जमींदार है, जमींदार से कर्जा लिया था किसने? ए ने। कितना लिया था सर? 5 लाख लिया था। ये वापिस नहीं दे पाया, वापिस नहीं दे पाया, इसलिए जमींदार ने ए को बंदुआ बना दिया। जैसे ही ए बंदुआ बना, बंदुआ बनने के 6 महीने बाद ए की मृत्यु हो गई, ए मर गया। ए का एक बेटा है बी, ठीक, ए की पत्नी भी नहीं है कोई, मान लो ए का एक बेटा है बी, जिसकी उम्र 2 साल है, 2 साल का बेटा है इसका बी। अब इस बी का क्या होगा? तो ये जमींदार क्या करता था, इस बी को, ये जो, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु हो गई है, तो अब ये जमींदार ना इस बी नाम 2 साल के बच्चे को पालता था अपने ही घर में और इसका पालन पोषण करता। कल के दिन ये बी जब 18 साल का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा मतलब, तो बड़ा होकर के इसको इसी जमींदार के घर में बंदुआ बनना पड़ता था। अब आप बताओ कि अगर आप उस बी की जगह होते तो क्या आप उस जमींदार के यहां बंदुआ मजदूरी करते? हाँ कि ना? इसमें आपको क्या लग रहा है, ये गलत है कि सही है? देखो, यहां जमींदार के घर में आप बंदुआ मजदूरी कर रहे हो ना, पर एक बात भी तो समझो, पाला भी तो है उसने तुमको। अब वो छोड़ देता तो मर जाते फिर, तो उसी ने आपको पाला है, तो उसी ने आपका पालन पोषण किया, प्लस आपके पिताजी का कर्जा भी है, इसलिए ये व्यक्ति उसके घर पे बंदुआ बन गया। सरल भाषा में सुनो, मुंडित बंदुआ वे बंदुआ होते थे जो जमींदारों के द्वारा पोषित थे, जिनको जमींदार पालता था, और ये जो बी है ना, ये अपने जीवन में इसी जमींदार को अपना पिता मानता था। मुंडित मतलब समझते हो? मुंडित मतलब मुंडित कैसे? बाल काट दे। जब किसी की डेथ होती है ना, तो जब डेथ होती है तो डेथ होने पर उसके सगे संबंधी बाल काट देते हैं सब कुछ पहाड़ में। तो मुंडित बंदुआ वो बंदुआ था जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से जमींदार उसको अपने घर पे ले आए और फिर जमींदार ने उसका पालन पोषण किया, इसलिए वो बंदुआ था। तो इस बंदुआ मजदूरी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुंडित बंदुआ अपनी मर्जी से बंदुआ होता था, वो अपनी मर्जी से। और ये तो एक नॉर्मल सी बात भी है ना कि आपको पाला है उसने, तो फिर क्या दिक्कत है? तो पहले प्रकार के जो बंदुआ होते थे मुंडित, यदि किसी बच्चे के माता पिता की मृत्यु जल्दी हो जाए, तब जमींदार उस बच्चे का यदि पालन पोषण करता, तो जमींदार उसका पालन पोषण करता, तो वो जो छोटा सा बच्चा था ना, वही छोटा बच्चा कल के दिन बंदुआ बन जाता। इसे बोलते हैं मुंडित। इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति विवेक के अनुसार भी खुद ही बंदुआ बनना चाहता था। तीसरे प्रकार के बंदुआओं को बोलते थे संजायत। जौनसार भाबर में बंदुआ के कितने रूप मिलते हैं? 3 रूप मिलते थे। एक को बोलते हैं मुंडित। मुंडित मतलब जो माता पिता की मृत्यु के बाद जमींदार ने पाला, इसलिए बंदुआ बन गया। एक प्रकार होता था बंदुआ का जिसको बोलते थे संजायत। संजायत वर्ड सुना आपने? संजायती मतलब सबका है, जो सबका। तो भाई हमारे गांव में ना एक भाई साहब है, उनका नाम है शिव सिंह भाई। एक भाई है, पता नहीं क्यों उसको भाई क्यों बोलते हैं। उसकी उम्र मेरे ख्याल से 65-68 के आसपास होनी चाहिए, भाई बोलते हैं सब।
मैं भी भाई बोलता हूँ, सब बोलते शिव सिंह भाई। अच्छा भाई भी नहीं बोलते वैसे तो, लोग डायरेक्ट बोलते थे शिव सिंह, जैसे दोस्त होगा, ओ शिव सिंह इधर आ। उसका वो सुनो आप डेली रूटीन क्या है। ये शिव सिंह नाम का जो कैरेक्टर मेरे गांव में पाया जाता है, ये सुबह सुबह उठा 6 बजे, कोई नहीं है उसका, न बच्चे न पत्नी न माता न पिता, अकेला है। थोड़ा सा मेंटली लाटा है, मैं ये नहीं कहूंगा पागल, पर लाटा होता ना गाँव, लाटू टाइप का। तो शरीफ है, सुबह सुबह उठेगा 6 साढ़े 6 7 बजे। उठने के बाद वो गांव में घूमता है ऐसे। अब वो जैसे गांव में घूम रहा है और आज मुझे अपने घर पे पेंट करना है, तो मैं बोलो शिव सिंह इधर आ, चल रंग कर हमारे घर पे। तो वो दिन भर हमारे घर पे रंग करेगा, उसके बदले मैंने उसको खाना देना है बस दिन में, और ना दिया तो भी चलेगा, ऐसा जबरदस्ती नहीं है। तो ऐसा रंग वंग किया, और रंग वंग करते समय उसे मैंने खाना दिया बस। जब वो मेरे घर पे रंग कर रहा है, उसी टाइम गांव का कोई आदमी जिसके घर में कुछ और काम है ना, वो दौड़ता दौड़ता चलाया और उसने बीच में ये बोल दिया, क्या कर रहा तू, रंग फटाफट निपटाया। उसके बाद हमारी भैंस मर गई, उसको फेंकना है जंगल, आ जाइए वहां। आता वो ऐसा करता है उसको, जैसे शिव सिंह है ना, चलो कोई बात नहीं आओ, मैं तुरंत आ रहा बस यहाँ निपटा के, जैसे इसका काम हुआ ये। फिर वो उनके घर गया, भैंस को फेंक दिया। जैसे मैं गाँव जा रहा हूँ, गाँव जाते मैं गाड़ी से उतरा, अब मुझे बैग घर तक ले जाना है, कौन ले जाएगा, शिव सिंह भाई। ताक ना बैग उठाया चले गया घर तक, उसके बदले में कुछ दे दे, मतलब जैसे 10 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे। तो ऐसे जो बंधुआ होते हैं उनको बोलते हैं संजायत। अब मजे की बात सुनो, कोविड में मैं इस कैरेक्टर से पहली बार मिला, मैं कभी मिला ही नहीं था। कोरोना टाइम पे मैंने देखा गांव के लोग, वृद्ध व्यक्ति है, उसका अपमान किए जा रहे हैं, कोई इसको मार रहा, कोई पीट रहा, कोई गालियां दे रहा है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने ये डिसाइड किया, उसके साथ बात करी, मैंने जानने की कोशिश करी इसके मन में क्या विचार है। उसके मन में विचार ही नहीं थे कुछ ना, मजे की बात ये थी। उन्होंने कहा ठीक है क्या फालतू की बातें कह रहा है। मैंने उसे कहा एक काम कर, यहाँ पे गांव में रहता है यार, 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए कोई तुझे दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और शराब के चक्कर में तू ये सारे काम कर लेता है। तो मैंने कहा एक काम कर, देहरादून में जाके जॉब कर लेना। मैं पहले देहरादून आया, उससे मैंने कहा कि मैं तुझे जब बुलाऊंगा ना तो तू पहुंच जाना देहरादून। यहाँ पर एक मेरे जान पहचान में थे, वो लोग यहाँ रहते नहीं, उन्हें घर के लिए केयर टेकर चाहिए था, मतलब घर में जो बस देख सके कि हमारा घर है बस। तो मैंने कहा इस आदमी को रख दो। वो लोग उसको 15,000 रुपए सैलरी दे रहे थे, बस कुछ नहीं करना, केयर टेकर है ना, वो लोग रहते ही नहीं है यहाँ पर। हस्बैंड रहते हैं लंदन में, वो यहाँ है नहीं, वाइफ उनकी बॉम्बे में रहती है, घर खाली पड़ा हुआ है। तो 15,000 रुपए मिल रहे हैं, कुछ नहीं करना ना, मतलब इस घर में रहना है, और रहना भी कैसे, जैसे मर्जी रहे, सब पूरा घर तेरा है। तो मैं उसे यहाँ लेके आया, यहाँ लाने के बाद उसकी जॉब लगी, बड़ा खुश हुआ स्टार्टिंग में। तो मैं हर दिन शाम को जाता था कि ठीक है सब कुछ, उसने कहा हाँ ठीक है। उसको जिस घर में केयर टेकर रखा गया था, उस घर से 6वें दिन वो गांव भाग गया बिना किसी को बताए, खाली पूरा घर ही खाली छोड़ के सीधा गांव पहुंच गया। मैं शाम को गया, दिखाई नहीं, मैंने कहा आसपास होगा। अगले दिन गया, दिखाई नहीं। 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा शक हुआ, मैंने गांव में फोन किया, भाई ये आदमी मिसिंग चल रहा है। उन्होंने कहा मिसिंग नहीं, गाँव आ गया भले। मैं कैसा पागल आदमी है ना। लॉक वॉक करने के बाद उस भाई से मैंने बात करी, मैं बोला क्यों गया गाँव, 15,000 रुपए मिल रहे हैं, वो किसी का कुछ सुनना भी नहीं है, अपना आराम से बैठ के। तो उसने कहा भैया मजा नहीं आ रहा वहां, पता नहीं। तो ये एक स्टेटमेंट दिया, भाई जी वहां मजा नहीं आ रहा है, मजा तो गांव में ही है। तो आप समझे उस आदमी की क्रोनोलॉजी को, समझो, ये समझ जाओगे। उस आदमी को वहीं मजा आ रहा है। संजायत बंधुआ मतलब वो बंधुआ जो अपनी मर्जी से बंधुआ होना चाहता है। भाई तुम जीवन में क्या करना चाहते हो, बंधुआ बनना चाहते, ऐसे भी तो होंगे ना। भाई तू क्या करना चाहता है जीवन में, भाई जी मैं अपने जीवन में बंधुआ बनना चाहता हूँ, मुझे यही काम अच्छा लगता है। तो उन बंधुआओं को कहते हैं संजायत बंधुआ। ये अपनी मर्जी से बंधुआ है, इसलिए ये दिक्कत नहीं है। मुंडित पाला है जमींदार ने उसको, इसलिए बंधुआ है, इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस बंधुआ में, क्योंकि ये बंधुआ नहीं होना चाहता है, पर उसके बाद उसको जबरदस्ती बंधुआ बनाया जाता है। उस बंधुआ को कहते हैं माथ। तो आपका पहला प्रश्न बना परीक्षा के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है माथ। जौनसार भाबर में बंधुआ मजदूरी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे माथ के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में, माथ प्रथा का अर्थ क्या है, ऐसा प्रश्न आएगा। माथ प्रथा मतलब क्या, बंधुआ मजदूरी की प्रथा। वो बंधुआ जो अपनी मर्जी से बंधुआ नहीं होना चाहता है, पर उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को बंधुआ बना करके रखा जाता है, उस बंधुआ को माथ कहा जाता था। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये अपनी मर्जी से बंधुआ है, ये अपनी मर्जी से बंधुआ बनना चाहता है। प्रॉब्लम किसमें होगा, माथ। ठीक है, तो नीचे से पॉइंट लिखना, माथ प्रथा का अर्थ क्या हुआ, बंधुआ मजदूरी की प्रथा। कौन सी जनजाति में प्रचलित थी, हाँ, जौनसार भाबर में बंधुआ मजदूरी की प्रथा प्राचीन काल में प्रचलित हुआ करती थी। अब बंधुआ मजदूरी को कैसे खत्म किया जौनसार भाबर से, तो सबसे पहले वो जाति जो बंधुआ मजदूरी में लिप्त थी उसे कहते थे कोल्टा जाति। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, कोल्टा जाति की स्थिति में सुधार लाने के लिए
कोल्टा जांच समिति का गठन किया। जब बंधुआ मजदूरी की बातें सरकारों को पता चली तो सबसे पहले 1959 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोल्टा जांच समिति का गठन किया गया। कब बनी कोल्टा जांच समिति? 1959 में। कोल्टा जांच समिति के अध्यक्ष बलदेव सिंह आर्य थे। कोल्टा जांच समिति के अध्यक्ष बलदेव सिंह आर्य को बनाया गया। 1959 से कोल्टा जांच समिति ने कोल्टाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए और बंधुआओं को रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। वो लोग जाते थे जमींदारों के घर में, देखते थे कहां पर कौन सा बंधुआ है, मिलते भी थे बंधुआ। बंधुआ मजदूरी की इस प्रथा को 1976 में सरकार ने अपराध घोषित कर दिया। 1976 में सरकार ने कहा कि अब 76 तक तो रेस्क्यू चलता था। रेस्क्यू कैसे चलते देखो, एक छोटी सी बात को आप समझो। हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिन्हें अभी अपराध घोषित नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप सरल भाषा में समझो, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं ना, तो आपने इतना तो कॉमनली सुना होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं इनके गिरोह होते हैं। गिरोह इनको ना मतलब कुछ लोग होते हैं जो इनको पकड़ के जबरदस्ती इनसे भीख मंगवाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा रोड पर कोई बच्चा आपसे भीख मांग रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये अपनी मर्जी से मांग रहा है या ये किसी गिरोह का मेंबर है? पता चलना मुश्किल है ना। और अगर आपको पता चलता है किसी गिरोह का मेंबर है तो बहुत सारे चाइल्ड एक्टिविस्ट होते हैं जो इनको रेस्क्यू करते हैं, मतलब उनको उस चंगुल से बचा करके ले जाना, एक बहुत बड़ा टास्क होता है ना। तो 76 तक यही चलता था। 1976 तक जितने भी बंधुआ मजदूर थे उनको रेस्क्यू करते। जैसे सरकार को पता चलता, इस समिति को पता चलता जौनसार भाबर के फलाने गांव में एक आदमी को बंधुआ बना करके रखा हुआ है, तो ये जाएंगे और वहां पे जमींदार क्या करेगा, छुपा देगा उसको, कहीं है ही नहीं भाई जी, है ही नहीं आप, ये चलता। 1976 में सरकार ने क्या किया, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए एक कानून बना दिया 1976 में, जिसमें साफ कह दिया कि कुछ भी हो, स्थिति कुछ भी हो, बंधुआ किसी व्यक्ति को नहीं बनाया जा सकता है। 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित कर दिया गया और 1976 के बाद किसी भी व्यक्ति को बंधुआ नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। तो जौनसार भाबर में वहां की सामाजिक व्यवस्था में विवाह के बाद जो अगली चीज आपको याद रखनी है वो ये कि वहां पर बंधुआ मजदूरी की प्रथा पाई जाती थी। अब बंधुआ मजदूरी को किस नाम से जाना जाता था, मात। तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा, मात प्रथा। गांव में बोलते हैं, कभी आप गांव में रहे तो गांव में पुरानी दादी दूदी लोग आपको ऐसा बोलते, हे मात, कॉमन सा वर्ड है ना, हे मात, क्या खा दिया हमारा ये और वो, ऐसा। मात एक कॉमन वर्ड है, मात मतलब बंधुआ। तो बंधुआ मजदूरी की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित होती है, जौनसार भाबर की जनजाति में बंधुआ मजदूरी की प्रथा प्रचलन में होती है। नेक्स्ट चीज पे चलो, सबसे बेहतरीन चीज, जौनसार भाबर की पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। जौनसार में सबसे बेहतरीन चीज वहां की पंचायती राज व्यवस्था। प्राचीन काल से ही जौनसार भाबर में पंचायतें बनाई गई है। जौनसार भाबर में जो पंचायतें होती है उन्हें क्या कहते हैं, तब आपका आंसर होगा खुमड़ी। सुना है नाम, बहुत कॉमन नाम है खुमड़ी। जैसे थारवों की पंचायत को बिरादरी कहते हैं, उसी प्रकार से जो जौनसार भाबर की पंचायत होती है, जौनसार भाबर की पंचायत को किस नाम से जानते हैं, खुमड़ी। पंचायतों का जो अध्यक्ष होता है उसे सयाना कहते हैं, सयाना। सयाना ये पंचायतों का अध्यक्ष हुआ करता था। सयाना का पद जो है वो वंशानुगत था, मतलब सयाना का बेटा ही सयाना होता था। तो ये वंशानुगत व्यवस्था थी, सयाना का पुत्र ही सयाना होगा। ठीक है। जौनसार भाबर की पंचायती राज व्यवस्था में वहां पर पंचायतों को कहते हैं खुमड़ी। अब पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है, उसको बोलते हैं सयाना। और सयाना का पद कैसा था, वंशानुगत। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद आपको पता है हमारे देश में डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था आई। तो उसमें यह माना गया कि इंडिया में कोई भी पद वंशानुगत नहीं होना चाहिए ना, फिर लोकतंत्र कहां रहेगा, जनता का शासन कहां रहेगा। तो आजादी के बाद आपको ध्यान रखना है 1953 में, 1953 में जौनसार भाबर से सयाणचारी शासन को समाप्त किया गया। सयाना का जो शासन है ना वो 1953 तक चला, आजादी के बाद तक।
1953 में गवर्नमेंट ने कहा कि हम सयाणा से सारी शक्तियां छीन रहे हैं। सयाणा अभी भी होते हैं पर अब उनके पास ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पावर नहीं है ना, तो सयाणचारी शासन। नहीं तो 1953 तक जौनसार भाबर में सबसे पावरफुल कौन था? सयाणा। गांव का मुखिया होता था, गांव का एक हिसाब से प्रधान है ना, और पंचायत का हेड होता था। तो जौनसार भाबर की पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों को खुमड़ी कहते हैं और पंचायत के अध्यक्षों को सयाणा कहा जाता है। वो एक वंशानुगत पद था, उसे 1953 में खत्म कर दिया गया। अब आप एक स्ट्रक्चर समझो, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कैसे पंचायतें वहां पर काम करती है। देखो मेरी बात को सुनो, मान लो देखो जौनसार भाबर में ना ये एक गांव है ABCD, ऐसे EFGH। मैं बहुत पुराने जमाने में जा रहा हूं, बहुत पुराने जमाने, आज से लगभग 1000 साल पहले। देखो A एक गांव है ना, तो इस गांव की खुद की एक खुमड़ी होगी, खुद की पंचायत। ऐसे ही B गांव की भी पंचायत, C की भी पंचायत, D की भी पंचायत। हर गांव की अपनी अपनी एक पंचायत होगी। पहली पंचायत जो होगी जौनसार भाबर में, वो कहां पर बनाई जाती है? तो आप कहोगे सर सबसे पहली पंचायत बनाई जाती है ग्राम स्तर पर। हर गांव की खुद की खुमड़ी, अपनी अपनी खुमड़ी। तो गांव गांव में जो खुमड़ी बनी होती थी जौनसार भाबर में, ग्राम स्तर पर जिस पंचायत का गठन किया जाता था उसे कहते हैं ग्राम खुमड़ी। बहुत कॉमन वर्ड है ना, कहां की खुमड़ी? गांव की खुमड़ी। इस गांव की खुमड़ी है ना, एक ही ग्राम खुमड़ी। ऐसा प्रत्येक ग्राम स्तर पर सबसे पहली जो खुमड़ी जौनसार भाबर में स्थापित की जाती थी वो ग्राम स्तर पर की जाती थी। ग्राम स्तर पर जो पंचायतें बनती उनको क्या बोलते हैं? ग्राम खुमड़ी। ग्राम खुमड़ी का जो अध्यक्ष होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्याणा। जैसे इस ग्राफ को देखो, कितने गांव है? 8 गांव। तो 8 गांव है तो कितने सयाणा होंगे? बताओ, 8 गांव है तो सयाणा भी कितने होंगे? 8। अब प्राचीन काल में क्या व्यवस्था बनाई गई जौनसार भाबर में? 4-4 गांव का एक सेट बनाया गया। जैसे ये जो 4 गांव है ना, इन 4 गांवों को एक साथ जोड़ दिया। और गांवों का जो समूह होता है, कुछ कुछ गांवों का जो समूह होता है जौनसार भाबर में, उसे वहां पर कहते हैं खत। जैसे अन्य स्थानों पर इसको बोलते हैं पट्टी। सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी? गांव। और जब आपके बहुत सारे गांव मिल जाए तब उसको बोलते हैं अन्य स्थानों पर पट्टी। तो ऐसे ही जौनसार भाबर में जब बहुत सारे गांव का ग्रुप बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? खत। एक खत में बहुत सारे गांव होंगे आज, पर जब खतों का निर्माण हुआ तो प्रत्येक खत में 4 गांव रखे गए शुरू में, बाद में बढ़ेंगे नहीं। देखो ABCD, यहाँ हजार 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 हजार, सब गांव में हजार हजार लोग हैं। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी तो एक गांव में 1000 की जगह कभी 5000 लोग हो गए, तो कुछ लोगों ने अपना एक नया गांव यहाँ पे बना दिया। तो अब गांव कितने हो गए? 6 यहां बना दिया। जो गांव इन्हीं गांवों से निकले होंगे वो इसी खत में रहेंगे। तो बहुत सारे गांवों के समूह को जौनसार भाबर में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। अब आप समझो, क्लास के हिसाब से समझो। इस क्लास में पहला गांव है, ये पहले की 2 लाइन, ये पहले की 2 लाइन पहला गांव, अगली 2 लाइन दूसरा गांव, अगली 2 लाइन तीसरा गांव, अगली 2 लाइन चौथा गांव। ठीक है, ये जो पहला वाला गांव है, फर्स्ट गांव, इस फर्स्ट गांव का सयाणा ये है बिक्की। तुम्हारा ये पूरा गांव है और तुम्हारा गांव का सयाणा ये। तो आपके गांव में जब भी पंचायत बैठेगी, किसी भी मामले पर फैसला लेना हो, तो आप सबसे पहले किसको बोलेंगे? इस भाई, क्योंकि ये इस गांव का सयाणा है। फिर आपका दूसरा गांव है, इस दूसरे गांव में कोई भी, ये छोटी है आपकी सयाणा, दूसरे गांव की सयाणा ये, तीसरे गांव की सयाणा। इस गांव में कुछ भी होगा तो आप सारा मामला किसको ले जाओगे? इसको। और उस गांव में कुछ भी होगा तुम ये छोटी को दोगे। लेकिन तब क्या होगा, जब एक आदमी इस गांव का है और एक आदमी उस गांव का है, 2 अलग अलग गांव के लोगों की लड़ाई हो गई। ए गांव का आदमी बी गांव के आदमी से लड़ गया, इन दोनों का मामला है, तब कौन सी पंचायत में जाएंगे? देखो एक ही इस गांव में आए तो ये पक्षपात करेंगे, इस गांव में गए तो वो पक्षपात करेंगे। तब इन्होंने क्या किया? सबसे पहली खुमड़ी बनाई ग्राम स्तर पर, गांव स्तर पर। और अगर गांव स्तर पर विवाद का निपटारा ना हो तो अगली खुमड़ी बनी खत स्तर पर। पहली खुमड़ी कहां की? आपकी गांव की। सबसे पहले आप मामला कहां निपटाओगे? अपने गांव में। अगर मामला आपके गांव में निपट गया, वेरी गुड। नहीं निपटा तब आप मामले को कहां ले जाओगे? खत में। तो अब खत स्तर पर जो खुमड़ी बनाई जाती थी उसे खत खुमड़ी कहते थे। जौनसार भाबर में पंचायती राज व्यवस्था के अंदर प्रत्येक गांव में जिस खुमड़ी को बनाया जाता है उसको बोलते हैं ग्राम खुमड़ी। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो ये कमरा हमारा गांव है, तो हमारे इस गांव की एक खुमड़ी होगी, और आपके गांव का, मान लो मैं तुम्हारा गांव का सयाणा। तो इस गांव में तो कुछ भी होगा मैं डिसीजन लूंगा, लेकिन हम इस क्लास के बच्चे की लड़ाई उस क्लास से हो गई। अब 2 अलग अलग गांव के लोगों का विवाद है, तो अब हमारे वो थोड़ी आएंगे ना, वो थोड़ी मानेंगे कि हमारे गांव में आए, हम भी नहीं मानेंगे कि आपकी पंचायत में जाए। तो अब क्या कर दिया?
4 गांवों के ऊपर जो एक खत बनी हुई थी उस खत में एक खुमड़ी बना दी, उसे बोलते हैं खत खुमड़ी। और खत खुमड़ियों का जो प्रशासक होगा, जैसे तुम्हारे गांव का सयाना में, बगल गांव का सयाना कोई और, उधर तीसरा गांव उसका सयाना कोई और, चौथा गांव, तो सयाना तो अलग अलग है। लेकिन जो पूरे खत की खुमड़ी होती थी, उस खत खुमड़ी का जो प्रशासक होता था उसे कहते सदर सयाना। जैसे गांव का मुखिया उसको बोलते क्या, सयाना। खुमड़ी के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, सयाना। और खतों का प्रशासक सदर सयाना, है ना। एक गांव का सयाना है और एक खत का सयाना है, तो जो खत का सयाना होता है उसको क्या बोलते। अब आप देखो कि जो सदर सयाना है, सदर सयाना वो कितने सयाना के ऊपर है। देखो इस गांव का एक सयाना, द्वि सयाना, 3 सयाना, 4 सयाना, क्योंकि पहले एक खत में कितने गांव होते, तो 4 गांव है, तो 4 गांव के कितने सयाना होंगे, और इन 4 सयानाओं के ऊपर आपने बैठाया जिस आदमी को, उसका नाम क्या है, तो ये सदर सयाना। क्योंकि 4 सयाना के ऊपर होता था इसलिए इसको चौतरू भी कहते हैं। चौतरू मतलब 4 आदमियों के ऊपर, चौतरू। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे तुम्हारे पेपर में। पीछे जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा कि सदर सयाना का पद कितने सयाना के ऊपर होता है, ये आपको पेपर में कैसे प्रश्न पूछेगा कि जौनसार भाबर में खतों के प्रशासक कौन होते हैं, ठीक। तो खतों का प्रशासक जो भी ऑप्शन में लिखा होगा, सदर सयाना लिखा हो तो उसको टिक करेंगे, वो नहीं लिखा होगा तो चौतरू। तो सबसे पहले गांव का एक सयाना, उसके ऊपर खत का सयाना, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा गांव है, हमारे गांव में हमारी खुद की एक पंचायत बनी हुई है, जो भी मामला होगा इस गांव में निपटाएंगे। लेकिन अगर हमारे गांव की लड़ाई उस गांव से हो गई तब मामला कहां जाएगा, खत में। पर तब क्या होगा जब लड़ाई ना 2 खतों के बीच ही हो जाए। मान लो लड़ाई 2 गांव की नहीं है, ये एक्स नाम की खत है, इसमें 15 गांव है, ये वाई नाम की खत है, इसमें 20 गांव है। इन 2 खतों की आपस में लड़ाई हो जाए तब इसके ऊपर एक और खुमड़ी बनाई जाती है, उस खुमड़ी को बोलते हैं अंतरखत खुमड़ी। अंतरखत खुमड़ी, अंतरखत खुमड़ी का मतलब है खतों की खुमड़ी है, खतों के ऊपर भी एक खुमड़ी बना दी गई, अंतरखत खुमड़ी। ये बहुत बड़ी बात है, वहां तक मामला नहीं पहुंचेगा। वैसे साधारणतया क्या होगा, किसी भी मामले को गांव पे ही निपटाने की कोशिश की जाएगी, सयाना ही मामले को निपटा देगा जनरली, नहीं निपटा तो मामला खत स्तर तक पहुंचेगा। लेकिन यदि मामला खत स्तर से भी ऊपर पहुंच गया तो वहां पर एक और खुमड़ी बनी होती है, उसे क्या बोलते हैं, अंतरखत खुमड़ी। अंतरखत खुमड़ी का प्रशासक कौन होगा ये चौतरू डिसाइड करते हैं, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं होता है। जैसे 2 खतों की लड़ाई हो गई तो उन 2 खतों में, एक खत में 15 गांव, एक खत में 15 गांव, तो टोटल हो गए 30 गांव। तो 30 गांव के 30 सयाना, 30 गांव में आप मान के चलो लगभग 7-8 चौतरू। तो सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि कौन सा आदमी अध्यक्षता करेगा। तो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, पर एक और खुमड़ी है, अंतरखत खुमड़ी। मामला यहां भी ना निपटे, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बड़े डिसीजन लेने होते हैं हमें। एक ऐसा निर्णय जो सिर्फ मेरे गांव से संबंधित नहीं है, जो सिर्फ मेरे परिवार से संबंधित नहीं है, जो सिर्फ मेरी खत से संबंधित नहीं है, बल्कि पूरी कम्युनिटी से संबंधित है। कैसे, आप समझो। जौनसार भाबर में महासू देवता का मंदिर है हनोल में। हनोल के महासू देवता मंदिर में वर्षों से पशु बलि की प्रथा चलती आ रही थी। 2006 तक ना वहां पशु की बलि दी जाती थी, वर्षों से चली आ रही परंपरा थी। 2006 में जौनसार भाबर के जो अब नए युवा लोग हैं, ये लोग सब बैठे, सयानाओं के साथ बैठे, और इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें इस पशु बलि की प्रथा को बंद करना चाहिए। पशु मामला देवता से जुड़ा हुआ है, ऐसे मामलों में फिर ज्यादा पढ़ा लिखा, थप्पड़ भी लगती है ना, ज्यादा पढ़ा लिखा करेगा। तो देवता का मामला था, आपको बड़ा डिसीजन लेना है। अब ये डिसीजन ना एक कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है, क्योंकि महासू एक गांव के देवता नहीं है ना, पूरे क्षेत्र के देवता है। तो आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना है, कैसे लोगे आप, गांव में बैठाओगे नहीं ना। एक सयाना ने उसी के लगे कि सयाना के ना, तू कौन होता भाई बोलने वाला, चौतरू चौतरू कभी चौतरू कर देंगे, तू कैसे बोला। मामला पूरे जौनसार भाबर का है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, पूरे जौनसार भाबर में प्राचीन काल में जितने गांव रहे होंगे सभी गांव के सयानाओं को एक स्थान पर बुलाया जाता है, और तब सबसे बड़ी पंचायत बैठती है, उसको बोलते हैं संपूर्ण जौनसार भाबर की पंचायत। संपूर्ण जौनसार भाबर की खुमड़ी, ये सबसे बड़ी खुमड़ी होती है। लास्ट टाइम 2006 में ऐसी खुमड़ी का आयोजन किया गया, इससे सब लोग आएंगे भाई, सब जितने लोग होंगे, जितने सयाना होंगे, इसको बोलते हैं संपूर्ण जौनसार भाबर की खुमड़ी। और फिर ये खुमड़ी एक डिसीजन लेगी। जैसे 2006 में हनोल के महासू देवता मंदिर में जब संपूर्ण जौनसार भाबर की खुमड़ी का आयोजन किया गया, तो यहां पर सारे सयानाओं ने यह डिसीजन लिया
कि यदि इस प्रथा को बंद करना है तो देवता से ही पूछ लेते हैं, सबसे बेस्ट है देवता से ही पूछ लेते हैं। फिर देवता अवतरित हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है बंद कर दो, तो वो पशु बलि की प्रथा वहां बंद हो गई। तो ये सबसे बड़ी खुमड़ी है। इस खुमड़ी के द्वारा दिया गया डिसीजन संपूर्ण जौनसार भाबर में एप्लीकेबल हुआ करता था, है ना, अभी भी हुआ करता है अगर कोई माने इसको। तो ग्राम स्तर पर पहली खुमड़ी है, वहां का मुखिया कौन है, सयाना। इसके बाद खत की खुमड़ी को खत खुमड़ी कहते हैं, उसका प्रशासक सदर सियाणा या चौतरू, अंतरखत और संपूर्ण जौनसार भाबर की खुमड़ी। काम कैसे करती है खुमड़ियां, कल की क्लास में करते हैं, ठीक है, आज इतना कर दो।